Good evening, students, and welcome to all of you on my YouTube channel PS English Zone. Students, we are going to read today a very beautiful poem, The Lake Isle of Innisfree, written by W.B. Yeats. हम लोग आज इस लेक्चर में एक बहुत ही बेहतरीन पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द लेक आइसल ऑफ इनिसफ्री, जो कि लिखा गया है W.B. ईट्स के द्वारा। W.B. ईट्स के द्वारा लिखा गया है ये, और ये कविता लिखी गई थी 1888 में और पब्लिश हुई थी 1890 में। इस पोएम को पढ़ने से पहले हम लोग इस पोएम के बैकग्राउंड को समझते हैं ताकि हमें इस पोएम को समझने में आसानी हो। पोएम बड़ी छोटी है और इसके मायने बहुत बड़े हैं, तो इस पोएम को पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले हम लोग इसके बैकग्राउंड को पहले समझते हैं। तो बैकग्राउंड इस तरह है कि W.B. ईट्स आयरिश पोएट हैं जो आयरलैंड में पैदा हुए, और ये अपना शहर छोड़ करके लंदन में जाके रहते हैं। और जब लंदन में रहते हैं तो एक समय फ्लीट स्ट्रीट एक जगह है आपका लंदन में जब ये रहते हैं, लंदन में ये रहते हैं आपके फ्लीट स्ट्रीट एक जगह है जो कि लंदन में है। तो वहाँ पे जब ये रहते हैं तो वहाँ के जो आधुनिक दुनिया है, वहाँ की चकाचौंध है, जो शहर के लोगों का रहन सहन और जो वातावरण है शहर का, उससे ये जो है खुश नहीं है। इन्हें लगता है कि मेरा कुछ गुम हो गया है, मेरे जीवन में कुछ कमी है। तो इन्हें अपना बचपन याद आता है, और बचपन में ऐसा जगह याद आता है जो अक्सर ये छुट्टियों में वहाँ जाया करते थे, वहाँ बहुत समय बिताया करते थे। और नेचुरल प्लेस था, झील थी, झरने थे, और वहाँ की खूबसूरती जो कि अमिट है उनके माइंड में, ऐसा स्थान बना चुकी है जो कभी नहीं भूलते हैं। बचपन की वो यादें, बचपन की वो खूबसूरती प्रकृति का, वो आज भी यथावत उनके दिल और दिमाग में ठीक उसी तरह से बैठा है जैसा कि वो बचपन में देखा करते थे। तो ये अपने जीवन से उदास हो चुके हैं। इन्हें ये समझ में आ चुका है कि ये जो शहरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़ी सुख सुविधाएं हैं, ये हमारे दिल को सुकून नहीं पहुंचा सकती है। और ये सत्य बात है कि इंसान अपने संतुष्टि को वहाँ ढूंढता है जहाँ वो होता ही नहीं है। आपको शहरों में या लग्जरियस लाइफ में आपको आराम मिल सकता है, आपको सुख सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन सुकून मिलेगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। सुकून और संतुष्टि, सुकून और आपके सुविधाओं में बड़ा अंतर है। जैसे व्यक्ति पढ़ लिख कर के जो है बहुत बड़े ऊंचाइयों पर जा सकता है। आप तमाम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि बड़े बड़े IAS अफसर, PCS अफसर अपने जीवन में सफल होने के बाद तमाम ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं न्यूज़पेपर में पढ़ने को, सोशल मीडिया में पढ़ने को, कि IAS अफसर, PCS अफसर सुसाइड कर लिया। बड़े बड़े बिजनेसमैन, हीरो हीरोइन, या किसी भी दुनिया में अगर आप पढ़ते हैं तो अक्सर ये पाते होंगे कि ये व्यक्ति जो है इतना बड़ा होने के बावजूद क्या समस्या रही कि उसने सुसाइड कर लिया। तमाम एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। तो ये बात समझने की है कि हम जो अपने सुकून को ढूंढ रहे हैं जहाँ पे ये भौतिक दुनिया में, वहाँ हमको मिलने वाला नहीं है। सुकून तो आपको प्रकृति के गोद में ही मिलेगा। सुकून अगर आपको पाना है, शांति पाना है, मन को शांति पाना है, सुकून पाना है, तो आपको प्रकृति की गोद में जाना पड़ेगा।
और ये प्रकृति कहाँ मिलेगी? प्रकृति शहरों में तो नहीं मिलेगी, प्रकृति मिलेगी आपको गांव में, गांव के वातावरण में, जहाँ प्रकृति की खूबसूरती आप देख सकते हैं। तो कभी भी जो है अपने बचपन को याद करता है और अपने आधुनिक दुनिया को छोड़ करके वो सोचता है कि मैं पुनः उसी बचपन में चला जाऊं, उसी दुनिया में चला जाऊं जहां मुझे न गम था और न ही मेरे असंतोष मेरे मन में था। मेरे मन को बहुत सुकून था, बहुत आनंद था, बहुत संतुष्टि थी। उस दुनिया में, वह बचपन की उस दुनिया में पुनः वापस लौट करके जाना चाहता है और पुनः वहाँ जा कर के, अपने गांव में जा कर के, और एक ऐसा जगह ढूंढना चाहता है, एक ऐसा स्थान बनाना चाहता है जहाँ पे प्रकृति बसती हो, जहाँ पे नेचुरल सीनरी हो, नेचुरल प्लेसेस हो, और वहाँ पे वो अपने आप को शांति और सुकून पाना चाहता है ऐसे जगह पे जा कर के। तो ये इसका कुछ बैकग्राउंड है। आइए हम लोग पोएम को लाइन बाय लाइन रीड करते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कि पोएट क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले हम लोग ऊपर का ये इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं और इसको समझते हैं। अब पोएट कह रहा है कि दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रांक्विलिटी ऑफ इंडिस्फ्री। ये कह रहा है कि दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर, और यह पोएम के बारे में यह कवि बताना चाह रहा है कि पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस, जो पोएट के अंदर जो लॉन्गिंग है, जो चाहत है, जो भूख है, वो किसकी है? पीस की है, शांति की है, सुकून की है। एंड ट्रैंक्विलिटी का अर्थ होगा आपका शांति। ऑफ इनिस्फ्री प्लेस है, मतलब वो बचपन में जहाँ वो रहा है कवि, वहाँ एक प्लेस को इंडिकेट कर रहा है जहाँ पे झील और झरने हैं, और वो कह रहा है कवि कि वहाँ जा कर के वो सुकून पाना चाहता है। अ प्लेस वेयर ही स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय, यानी कि इनिस्फ्री क्या है? अ प्लेस वेयर ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, जहाँ पे कवि अपने ढेर मतलब ज़्यादा समय अपना जो है वहाँ पे गुजारा है। कैसे? एज ए बॉय, एक बच्चे के रूप में। इनिस्फ्री एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कवि जो है बचपन में अपने महत्वपूर्ण समय को गुजारा है। दिस पोएम इज अ लिरिक, यह पोएम क्या है? लिरिक है। आइए अब कविता पढ़ते हैं हम लोग। पोएम की फर्स्ट लाइन है, आपकी फर्स्ट स्टेंजा है, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इंडिस्फ्री एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glade। ये आपके फर्स्ट स्टेंजा है। इसमें पोएट ये कह रहा है कि पोएट बहुत थक चुका है आधुनिक दुनिया से और आपके शहर के शोर शराबों से और ग्लैमरस लाइफ से बहुत थक चुका है, और वो कह रहा है कि आई विल अराइज, मैं उठूँगा, एंड गो नाउ, और मैं अब जाऊँगा, मैं अब उठूँगा और मैं अब जाऊँगा, एंड गो टू इनिस्फ्री, और मैं कहाँ जाऊँगा? मैं इनिस्फ्री जाऊँगा। इनिस्फ्री आपने ऊपर समझा है कि क्या है। फिर क्या कह रहा है कि एंड आई स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, अब मैं वहाँ जाऊँगा इनिस्फ्री में, उस जगह पे, तो मैं क्या करूँगा? मैं एक केबिन बनाऊँगा, एक कमरा बनाऊँगा। और कैसा होगा वो कमरा? ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, और जो हमारा कैबिन होगा, जो हमारा कमरा होगा, वो किसका बना होगा? वो बना होगा आपका क्ले का, मिट्टी का बना होगा। और किसका बना होगा? वेटल्स मेड। वेटल का यहाँ पे अर्थ ये है कि ऐसे लकड़ी जो ट्विस्टेड हो, मतलब ऐसी स्टिक जो ट्विस्ट कर सके, और उस लकड़ी के और मिट्टी के मदद से मैं क्या बनाऊंगा? स्मॉल केबिन बनाऊंगा रहने के लिए। और क्या करेंगे? 9 bean rows will I have there, मीन्स वहाँ पे मैं अपने उस केबिन के अगल बगल में क्या करूँगा? मैं बीन के पौधे लगाऊंगा। 9 बीन के मैंने 9 सेम के पौधे में लगाऊंगा, कतार में लगाऊंगा। और विल आई हैव देयर ए हाइव फॉर अ हनी बी, और वहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा? एक आपका हाइव मीन्स होता है आपका
मधुमक्खी का छत्ता। वहाँ पे क्या होगा, मधुमक्खी का छत्ता भी होगा। किसके लिए होगा, मधुमक्खियों के लिए होगा। और एंड लिव एलोन इन द बी लाउड ग्लेड। और वहाँ पे यानी कि मैं एक कमरा बनाऊंगा और वो कमरा जो होगा हमारा मिट्टी का होगा और लकड़ियों का बना होगा। और उसके अगल बगल में जो है 9 सेम के पत्तियाँ बनाऊंगा जिसमें सेम होंगी। और वहाँ पे एक मधुमक्खी का छत्ता होगा जिसमें मधुमक्खियाँ रहेंगी। और इस सीनरी में, इस इमेजिनेशन में कभी कह रहा है कि एंड लिव एलोन इन द बी। और मैं वहाँ पे अकेले रहूँगा जहाँ पे मधुमक्खियों का भनभनाता हुआ आवाज़ होगा और ये सारी चीज़ें होंगी। और मैं वहाँ पे उस प्रकृति के गोद में मैं अकेले रहूँगा। फिर क्या करूँगा, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। यहाँ पे कह रहा है पोएट, आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे वहाँ कुछ सुकून मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे मुझे सुकून मिलेगा। एंड पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और जो सुकून होता है, जो शांति होती है, वो जैसे बारिश की जो बूंदें होती हैं या पानी की जो बूंदें होती हैं जो धीरे धीरे टपकती है, उसी तरह से जो आपका जो पीस होता है, जो शांति होता है, वो कैसे होता है, धीरे धीरे आता है। कहाँ से आएगा, फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। और कैसे आएगा, वहाँ पे जब सुबह होगा, जब जैसे सुबह होता है तो आप देखते हैं कि एक टाइम ऐसा होता है कि सूर्य न पूरी तरह से निकला होता है और न पूरी तरह से छुपा होता है। यानी कि जब सूरज की किरणें, जब सूर्य जब निकलता है सुबह सुबह में, अभी पूरी तरह से नहीं निकला होता है, तो उस जहाँ सूरज निकलना होता है उसका एरिया जो है रेड कलर का हो जाता है। उसी को वेल कह रहा है, घूंघट, जो औरतों का घूंघट होता है ना, उसको वेल्स बोलते हैं। उसी तरह से कह रहा है कि वो जो सूरज का निकलता हुआ ये जो, यानी कि अभी जो सूरज होगा घूंघट में होगा। ठीक है, एंड वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और वहाँ पे क्रिकेट मीन्स होता है आपका झिंगुर गा रहा होगा। यानी कि भोर को कह रहा है, लेट भोर को कह रहा है यहाँ पे, कि उस समय जो है सूरज निकल रहा होगा, यानी कि सूरज अभी घूंघट में होगा। ठीक है, निकलने की तैयारी में होगा और वहाँ पे झिंगुर गाना गा रहे होंगे। और क्या होगा, देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, और रात में मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि में क्या होगा, ऑल अ ग्लिमर होगा। मतलब आपका ग्लिमर का अर्थ होगा आपका मंद प्रकाश, जो मंद प्रकाश होता है। जैसे रात में आपकी चांदनी रात होगी तो मध्य रात्रि में देखते हैं कितना अच्छा सुहाना रात्रि होती है, कितना खूबसूरत लगता है। उसी मोमेंट को ये पोएट कह रहा है कि मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, मध्य रात्रि में मंद आपका प्रकाश होगा। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर में आपका पर्पल मीन्स बैगनी, ग्लो मतलब चमक, बैगनी कलर की चमक होगी दोपहर में। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और जब शाम होगा, पूरा डिस्क्रिप्शन कर रहा है आपका रात से लेकर के दिन तक का पूरा पोएट डिस्क्रिप्शन कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी। और कह रहा है कि जब शाम होगा, जब पूरी तरह शाम होगी, तो लीनेट इज़ अ बर्ड। लीनेट एक पक्षी है जिसके पंख बड़े ही चमकदार होते हैं, खूबसूरत होते हैं। और कह रहा है कि जब शाम होगी तो वहाँ लीनेट पक्षी के जो पंख होंगे उसके, वो खूबसूरती बिखेरेंगे। ठीक है, ऊपर का फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि कवि अपने आधुनिक जीवन से बहुत दुखी है। वो चाह रहा है कि पुराने जो समय उसने गुजारे हैं, जो बचपन में जो उसने समय गुजारा है, जो झील की खूबसूरती देखा है, जो प्रकृति की खूबसूरती देखा है, वह पुनः वापस कभी वहाँ पे जाना चाह रहा है। अब वो थक चुका है अपने लाइफ से और कह रहा है कि वहाँ पे जाऊँगा, मैं वहाँ जा कर के एक मिट्टी का घर बनाऊँगा जिसमें लकड़ियाँ लगी होंगी, लचीली लकड़ियाँ लगी होंगी, और वहाँ पे मैं सेम के पौधे लगाऊंगा। ठीक है, और वहाँ पे मैं जो है मधुमक्खियों के छत्ते लगाऊंगा, और वहाँ पे आपका जो है शांति मिलेगी। जब सुबह होगी वहाँ की, तो हल्की हल्की सुबह में हमको बहुत सुकून महसूस होगा। जब सूरज अपने घूंघट में होगा और झिंगुर गा रहे होंगे, और मध्य रात्रि में चांदनी रातों में जो खूबसूरत
रातें होंगी, जो मंद प्रकाश होगा रात्रि का, और दोपहर का जो पर्पल कलर का जो वो प्रकाश होगा, पर्पल ग्लो होगा, और शाम में जब लिनेट पक्षियाँ जो अपने पंखों को फैला करके जब अपने घर को वापस जाएंगी, तो वो सीन, वो दृश्य मेरे मन को सुकून पहुंचाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेंजा और लास्ट स्टेंजा हम लोग देख लेते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद द साउंड बाय द शोर। यहाँ पे पोएट कह रहा है कि आई विल अराइज, मैं जगूंगा, मैं उठूंगा, एंड गो नाउ, अब मैं जाऊंगा, अब मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पे, अब मैं उठूंगा और अब मैं जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद द लो साउंड बाय द शोर। और दिन रात मेरे कानों में क्या सुनाई देता है, जो समुद्र या झरनों के जो पानी जो चट्टानों से जो टकराते हैं और उसकी जो मधुर साउंड होती है, जो उसकी आवाज़ होती है लेक की, जब पानी टकराता है आपका पहाड़ों से या पत्थरों से, तो वो जो उसकी आवाज़ होती है वो बड़ी ही मुझे सुकून पहुंचाती है, और दिन रात मुझे वो आवाज़ अभी भी वो मुझे सुनाई देती है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, अच्छा है जब मैं रोड पे खड़ा हूँ, और ऑन द पॉमेंट्स ग्रे, पॉमेंट का अर्थ होता है आपका फुटपाथ, चाहे मैं फुटपाथ पे खड़ा हूँ और चाहे मैं रोड पे खड़ा हूँ, आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर। ये सारी आवाज़ें, ये जो भी आवाज़ का हम लोगों ने जिक्र किया, ये सारी आवाज़ें कवि को आज भी बचपन, चूँकि ये बचपन में ये सुना करता था कवि, उसकी आवाज़ आज भी उसके दिल दिमाग में, दिल के गहराई में, ठीक है, आज भी वो आवाज़ उसको सुनाई देती है, महसूस होती है। तो पोएट एट लास्ट फाइनली वो यही डिसाइड करता है कि मतलब यही इस पोएम से बताना चाह रहा है कि खुशियाँ हम कहीं और ढूंढ रहे हैं, हम ग्लोरियस लाइफ में, आधुनिक दुनिया में जो हम खुशी ढूंढ रहे हैं, वो हमें वो खुशी मिलने वाली नहीं है। हमें अगर सुकून पाना है तो हमें प्रकृति की गोद में जाना पड़ेगा, हमें गांव को लौटना पड़ेगा, हमें प्राकृतिक एरिया में लौटना पड़ेगा, तब जाके हमें अपने मन को सुकून पहुंचा सकते हैं या दे सकते हैं। ठीक है, दिल क्या है, दिल तो अभी वो कभी उसका फुलफिलमेंट नहीं हो सकता है, जो आपका दिल है उसका फुलफिलमेंट नहीं हो सकता है। अगर आपके पास साइकिल है तो फिर आपको चाहत किसकी होगी, बाइक की होगी। अगर बाइक है, बाइक की इच्छा पूरी हो गई तो फिर आपकी इच्छा होगी कार की इच्छा पूरी हो गई तो फिर आपको इच्छा होगी बड़े कार की, फिर उसके बाद आपको एक अपने मकान की इच्छा होगी, वो होने के बाद फिर आपको इच्छा होगी कि एक बड़ा सा मकान हो, आलीशान मकान हो। यानी कि इच्छाओं की पूर्ति आपकी कभी होने वाली नहीं है। लेकिन उस बड़े मकान से, उस बड़े गाड़ी से, उस बड़े बंगले से आपको सुकून नहीं मिलने वाला है। अगर सुकून मिलता तो मैंने शुरू में एग्जांपल बताया कि इतने सक्सेस पर्सन जो सक्सेसफुल थे अपने लाइफ में, वो क्यों सुसाइड कर लेते, क्यों अपने लाइफ से तंग आ जाते। सुसाइड करने का मतलब तो यही है ना कि अपने लाइफ से तंग आ चुके हैं, इवन कि वो सक्सेसफुल पर्सन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सुकून हमें प्रकृति की गोद में ही मिलेगा, हमें इन सारी चीज़ों में नहीं मिलने वाला है। इसी पोएम में आपके जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गौतम बुद्धा का कोट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। जो स्वास्थ्य होता है वो सबसे बड़ा उपहार होता है प्रकृति का। सबसे बड़ा उपहार क्या है, आपका स्वास्थ्य है। एंड कंटेंटमेंट द ग्रेटेस्ट वेल्थ। और कंटेंटमेंट का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है संतोष। क्या होता है, संतोष। संतोष कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, संतोष आपकी भावनाएं, वो इमोशंस है। आपका जो सबसे बड़ा जो धन है वो क्या है, आपका संतोष है। संतुष्टि आपका सबसे बड़ा धन है। और फेथफुलनेस द बेस्ट रिलेशनशिप। और सबसे बड़ा जो रिश्ता होता है, वो रिश्ता उसमें विश्वास होगा तभी वो हो सकता है। यानी कि सबसे बड़ा जो रिलेशनशिप है वो फेथफुलनेस ही है। ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध का कोट है कि सबसे बड़ा उपहार आपका स्वास्थ्य है, फिर सबसे बड़ा धन आपका संतोष है, फिर सबसे बड़ा रिश्ता आपका विश्वास है। तो ये आपका जो है पोएम फिनिश हुआ।
और आपको इनके बारे में W.B. Yeats के बारे में बता दें आपको, ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि है, रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है उसकी प्रस्तावना भी इन्होंने ही लिखा है। क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन। जो आपका इंट्रोडक्शन है, मुझे लगा कि 1913 में ये आपकी गीतांजलि आई है, 1913 में, और इंट्रोडक्शन इसका तैयार हुआ है आपका 1912 में। और ये जो इंट्रोडक्शन तैयार किया गया था वो आपका इन्हीं के द्वारा किया गया था, W.B. Yeats के द्वारा तैयार किया गया था। ये आपका पोएम फिनिश हुआ एंड आई होप कि आप लोग बेहतर इसे समझे होंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं फिर से इसको जो है और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।